कि बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। मेरा कान ये सुनने के लिए पिछले 10.5 सालों में तरस गया, नजरें अखबारात में इस चीज को पढ़ने के लिए तरस गई, सोशल मीडिया पर तरस गई कि काश की हमारी जमातें इस तरह की कहती। नहीं कह रहे थे, सब्र बनाइए, चुप रहिए, खामोश रहिए, हालात देखिए। मुसलमान होना कहना इस मुल्क में जुर्म हो गया है। ठोकरों से पुलिस वाला मार रहा है नमाजी को। जंतर मंतर में हम मुजाहरा नहीं कर सकते थे, इसलिए कि जंतर मंतर पे हम पकड़े जाएंगे। अरे शाहीन बाग में कर लेते। हमारे जो लीडर हैं मुहिबुल्लाह साहब बोलते हैं, अगर मान लीजिए हमारे वो जफर रहमान साहब बोलते हैं, ये समाजवादी पार्टी की आवाज नहीं मानी जाएगी। समाजवादी पार्टी की आवाज मानी जाएगी जब अखिलेश यादव बोलेंगे। आप तांगे में इलेक्शन में बैठ रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप उदयपुर क्यों नहीं जाते? इसलिए मकान तोड़ दिया गया कि तो मुसलमान था। हमको बात करना चाहिए, जो गुरुद्वारा के लोग हैं, जो चर्च के लोग हैं, सबको मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना है। ताकत का मुजाहरा तो करना पड़ेगा, हमको कहीं न कहीं बताना पड़ेगा कि देखिए अगर आप हमारे लिए नहीं बोलेंगे तो हम आपको वोट देंगे नहीं दे सकते। आलम में हो चुका है मुसलसल तजुर्बा, आलम में हो चुका है मुसलसल तजुर्बा, कुव्वत ही जिंदगी की रही है हिरा खुशा, सर ज़ोफ का रहा है हमेशा झुका हुआ, ना ताकती की मौत है ताकत का सामना। बहुत अच्छी तकरीरें हुई, वक्फ बोर्ड के वक्फ एक्ट के वक्फ बिल के ताल्लुक से बहुत सारी बातें तफसील से सामने आई। मैं समझता हूं उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए अब मौका नहीं है, बहुत सी बातें तफसील से कहेंगे। मेरा सिर्फ कहना यह है कि बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। ये किससे आप बात करेंगे? गूंगे बहरों से बात करेंगे? आप जेपीसी में जाएंगे, बात रखेंगे, रखनी चाहिए, वो तो एक तरीका है। लेकिन मैं अभी खालिद साहब से ये बात कर रहा था, जो खुद जॉइंट सेक्रेटरी रहे और वहाँ पर उन प्रोसीडिंग्स में रहते रहे, जेपीसी को भी वो करते रहे। मैंने कहा कि जब आप बहस में घुसेंगे क्लास वाइज 1 2 3 4 5, तो आप उसके पार्ट बन गए। उसमें आ जाएगा कि अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट नहीं आया। हम उसको आउटराइटली रिजेक्ट कैसे करें? यहां तो हम कर रहे हैं। जब आप 1 2 3 4 5 44 तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई क्लास ऐसा मिलेगा कि हाँ ये ठीक है, कहीं ना कहीं कोई क्लास ऐसा मिलेगा हाँ कोई हर्ज नहीं है। तो फिर वहां पर जब आप ये कह देंगे तो वो और आपके प्रपोजल के साथ वो चला जाएगा। हमारे जो जेपीसी के मेंबर्स पार्लियामेंट हैं, मेंबर जो उसमें जेपीसी में गए हैं और उन्होंने तकरीरें की हैं, आईएमसीआर या हमारे दूसरे लोग जो भी यहां दूसरी तंजीमों से जुड़े हुए हैं, उनकी मदद लें, उनसे कहें कि आप इसको एक लेटर ड्राफ्ट करके करिए, नहीं तो हम उस मदद करते हैं। और वहां पर जाने के बाद सारी बहस आप कीजिए, लेकिन सारी बहस करने के बाद आखिर में आप लेटर उनको थमा दीजिए कि हम इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, बेफायदा अलम नहीं, बेकार गम नहीं, तौफीक दे खुदा तो ये नेमत भी कम नहीं। मेरी ज़बां पे शिकवे अहले सितम नहीं, हमको जगा दिया यही एहसान कम नहीं, और हमको मिटा सके इस जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। ये शेर मैंने क्यों पढ़ा? मैं हो सकता है कि मेरी नजर से कोई कमेटी और मीटिंग और इस तरह की कॉन्फ्रेंस न गुजरी हो, मैं सब में तो नहीं रहा, लेकिन मैं 11 साल के बाद, 10.5 साल के बाद पहली बार मैंने आज यहां पर जो तकरीरें सुनी, उसका टोन और टिनर और ललकार देख करके मैं अपने आप में बहुत मुझे तकलीफ मिल रही है। परसों
प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल के अखबारों में नुमाया तौर पर छपा। हमारी मिल्लत तंजीमों ने जिस मजबूती के साथ ये कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं, तो वो तो कोई हैरत की बात नहीं थी मेरे लिए, नई बात नहीं थी। जो मेरा शिकवा था, जो मेरा गिला था, जो मेरा चार्ज था, उसका दूसरा सेंटेंस जब मैंने पढ़ा तो मुझे इत्मीनान हुआ कि नहीं तो हम एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। मेरा कान ये सुनने के लिए पिछले 10.5 सालों में तरस गया। नजरें अखबारात में इस चीज को पढ़ने के लिए तरस गई, सोशल मीडिया पर तरस गई कि काश की हमारी जमातें इस तरह की कहती। नहीं कह रहे थे, सब्र बनाइए, चुप रहिए, खामोश रहिए, हालात देखिए। अब मैं देखता था कि यही जमात है, मुझसे तो कोई छुपा हुआ नहीं है। जब 10 साल पहले की सरकार थी, 10.5 साल पहले की, 10.25 साल पहले की, तो कितना उछलते थे। क्या वीपीसी की सरकार में, चंद्रशेखर की सरकार में, देवगौड़ा की सरकार में, नरसिम्हा राव की सरकार में, मनमोहन की सरकार में क्या क्या जुमले और जुमले सुनने को नहीं मिलते थे। इसलिए मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि आज कम से कम इस तरह की बातें हमको सुनने को मिली। सारा मामला ताकत से हल होता है, हमारा पॉलिटिकल रिलेवेंस नहीं है। मैं इसी आईएमसीआर की मीटिंग में पिछली बार जब वहां हुई थी तो मैंने कहा था, लोगों ने कहा था कि हमारा रेलिवेंस बन गया, हमने बीजेपी को कमजोर कर दिया। मैंने कहा नहीं, हमारा रेलिवेंस कम हो गया है, इस बात को महसूस कीजिए मजीद। और वो इसलिए कि पहले मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि मुसलमानों का वोट जाएगा कहां, उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुसलमानों का वोट जाएगा कहां, और अब कांग्रेस पार्टी भी ये समझ गई है कि मुसलमानों का वोट जाएगा कहां। जब तक आप उनको इस बात का यकीन उनके मन में नहीं दिलाएंगे कि हम आपको वोट दे सकते हैं, हम नहीं भी दे सकते। अब कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है, हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी को हराना है वोट दो, बीजेपी को हराना है वोट दो, ये हमेशा रहेगा। सवाल मेरा बुनियादी तौर पर यह है कि यह कोई नई बात नहीं है। वो टेस्ट करते हैं, 1 2 3 4 टेस्ट करते जा रहे हैं, मकानात तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। ये हमारी पार्टियां क्यों नहीं बोल रही? कांग्रेस ये आए हैं, हमारे जो लीडर हैं मुहिबुल्लाह साहब बोलते हैं, अगर मान लीजिए हमारे वो जवाहर रहमान साहब बोलते हैं, ये समाजवादी पार्टी की आवाज नहीं मानी जाएगी। समाजवादी पार्टी की आवाज मानी जाएगी जब अखिलेश यादव बोलेंगे, जब राम गोपाल यादव बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी की आवाज मानी जाएगी जब इंदिरा गांधी, जब सोनिया गांधी बोलेंगी, प्रियंका बोलेंगी, राहुल गांधी बोलेंगे। आप टहल रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप तांगे में रिक्शे में बैठ रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप उदयपुर क्यों नहीं जाते? इसलिए मकान तोड़ दिया गया कि मुसलमान था, किराएदार था उसके अंदर जिसने जुर्म किया था, नहीं गए आप। छतरपुर में नहीं जाएंगे, आपको भीड़ में किसी पत्थर मार रहा था, वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में गया था, वो कांग्रेस का लीडर था, कांग्रेस का नेता था। आप कांग्रेस पार्टी के हैं, पोजिशन लीडर हैं, आप क्यों नहीं जाते? वहां नहीं जाएंगे। क्या हो रहा है उसके अंदर? मुसलमान होना कहना इस मुल्क में जुर्म हो गया है। यकीनन ये बात सही है कि हमको बात करना चाहिए, जो गुरुद्वारा के लोग हैं, जो चर्च के लोग हैं, सबको मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना है। लेकिन वहीं पर मुझे यूट्यूब पर अपने भाई सरदार जी की ये बात याद आई। सिख भाई ने बात कही कि हमारे साथ कोई करके देखता, हम मुल्ला हो गए हैं, हमारी हिस्स मर गई है, हमको बुज़दिल बना दिया है। हमारे उलमाए कराम ने, जिसको मैं वापस ले रहा हूं, मैंने यही कहता रहा, आज इस तकरीरों को सुन के बाद अपनी ये बात वापस लेता हूं। आज उनके अंदर कम से कम जोश आया है जुनून कि हम सड़क पर आएंगे। इसलिए हमको कहीं न कहीं ताकत का मुजाहरा तो करना पड़ेगा।
हमको कहीं न कहीं ये बताना पड़ेगा कि देखिए, अगर आप हमारे लिए नहीं बोलेंगे तो हम आपको वोट देंगे नहीं दे सकते। ये सारा मामला पॉलिटिकल है, बहस होनी चाहिए। हम अदालतों की बात करते हैं, यहां बैठे हैं जस्टिस इकबाल साहब, क्या होता है अदालत के अंदर? सुप्रीम कोर्ट, अब हम एक निर्णय में तोड़ने लगते हैं। कहने लगे सीजीआई ने यह कह दिया, सीजीआई ने वो कहा। मैंने कहा भाई सीजीआई वो अपने दूसरे एंगल से, मैंने कहा कि देखिए होता क्या है, बंगाल के वाकये में वहां की सरकार काम कर रही थी, सीबीआई को दे दिया गया केस, सरकार भी कह रही है एक्शन ले रहे हैं। अब गवर्नर साहब भी कूद के, जिनको कूदना नहीं चाहिए, आइन का ख्याल नहीं, गवर्नर के कूदने के बाद अब मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यहां क्या कहेगी, यहां सिक्योरिटी लगा दो, वहां सिक्योरिटी लगा दो। मेरा जाती ना मानना यह है कि इस नथिंग दूसरे केस निपटाते तो बेहतर था। और सुनिए, अभी परसों मैं अखबार में देख रहा था, जो दूसरा वाकया बदलापुर के अंदर हुआ, महाराष्ट्र में 2 जजों ने सो मोटो एक्शन लिया, जैसे पहले चीफ जस्टिस ने सो मोटो एक्शन लिया था, उसके बारे में लिया, बदलापुर के बारे में लिया, लेकिन रुद्रपुर के मामले में कोई एक्शन नहीं। तो ज्यादा हीनियस क्राइम है। कलकत्ता में डॉक्टर और डॉक्टर के बीच का मामला था, यहां तो आपने नर्स थी, उसको जिस तरीके से किडनैप किया और ब्रूटल उसके साथ गैंग रेप हुआ, बाल काटे गए, उसके आजा निकाले गए, कोई कोर्ट उसके अंदर नहीं सो मोटो एक्शन ले सकती। रीजन बीइंग मुजरिम हम हैं। कलकत्ता का वाकया को लेकर के वहां पर एक वाहेरा मचा, पूरे मुल्क में हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट के कान में भी आवाज पहुंची, हाई कोर्ट के कान में भी आवाज पहुंची। जब बदलापुर का वाकया महाराष्ट्र का हुआ, वहां लोग सड़कों पर निकल करके आए, उसकी आवाज भी कोर्ट के कान में पहुंची, लेकिन आपकी आवाज कोर्ट के कान में कहीं कैसे पहुंचे, आप उसके लिए बोली नहीं। तो आ निकल के मैदा में 2 रुपये के खाने से बात बन नहीं सकती। अब किसी बहाने से अहद इंकलाब आया, दौड़ आफ्ताब आया, मुंतज़िर थी ये आंखें, जिसके एक जमाने में मुझे आज बहुत तक़वियत मिली है उलमा कराम की तकरीरों से और उनके इस जज्बात से, जो उन्होंने कहा कि एहतियात करना पड़ेगा, याद रखिए कि सबको बढ़ाना पड़ेगा। और जब सब लोग आते, एक बात बता दूं, मुझे बंद कर दिया जाएगा, मुझे वो बेइज्जत भी करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन जब हम तो बहुत जेल गए हैं ना भाई, तो जब आप 500 लोग जाएंगे तो क्या होगा? जेल में हुकूमत चलती है जब 500 कैदी वहां जाते हैं। और ये बातें बेकार की और बिलावजह हैं कि जब आप करेंगे टकराव का रास्ता मत अपनाइए, डंडे चलेंगे, जेल जाएंगे। जी, जब मुजाहरा होता है तो यही होता है, जब एहतजाज होता है तो यही होता है। ज़हन बना के रखना पड़ता है कि अगर आग लगे लगे, मकान जले जले, दुकानें जले जले, गोली चले चले, कितने लोग लीची में मार दिए गए, कितने लोग, ये लोग अगर सामने की गोलियों से शहीद होंगे तो उसकी दूसरी खबर बनेगी। शहादत तो हो ही रही है। अरे हमको फिलिस्तीन समझ रखा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हमको एगोर मुस्लिम समझ रखा है, हमको म्यांमार के मुसलमानों की लिस्ट में तुमने शामिल किया है। तुम्हें अक्ल नहीं है, अक्ल मारी गई है। 20 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं। ये कोई म्यांमार में नहीं बस रहे हैं, हम चाइना में नहीं बस रहे हैं। यहां पर मस्जिद जिस तरीके से तमाशे हो रहे हैं, शाम को सोए मस्जिद, सुबह खाए, नमाज पढ़ रहे हैं बाहर, नमाज हम नहीं पढ़ने देंगे। और हालत सजदा में बड़ा वीडियो वायरल हुआ और टीवी ने बहुत, जैसे वाला बड़ा भारी कारनामा अंजाम हुआ, ठोकरों से पुलिस वाला मार रहा है नमाजी को। जंतर मंतर में हम मुजाहरा नहीं कर सकते थे, इसलिए कि जंतर मंतर पे हम पकड़े जाएंगे। अरे शाहीन बाग में कर लेते, कुछ तो पता चलता कि भाई हमने उस पर रिएक्ट किया। सरदार भाई ने वही बात कही थी कि किसी सिख को ठोकर मार के तो जरा देखें जूतों से। इसलिए हमको कहीं ना कहीं
तो मुहावराई करनी पड़ेगी। और जो बहुत बातें करते हैं वो इस नाम से गायब हो जाते हैं। वो ठीक है, हमेशा रहता है। किसी का काम ड्राफ्ट तैयार करना होता है, किसी को उससे बहस करनी होती है, किसी को उसको नाफिज करना पड़ता है, किसी को उसके लड़ना पड़ता है, ऐसा होता रहता है। इसलिए मैं समझता हूँ जब वह शौक मेरा तुमने उभारा क्यों था, मुझसे नफरत थी अगर मुझको पुकारा क्यों था, मैं तो और भी तफसील से अपनी बात कहना चाहता था। मौका होगा कभी रहेगा तो कहूँगा। इतने स्पीकर्स पहले ही हैं, हमने कितने स्पीकर होंगे। इसलिए मेरा तो कहना ये है कि ये सब होता रहेगा। लेकिन एक बात अदीब भाई से मैं दरखास्त करूँगा, मैं अदीब भाई को मुबारकबाद देता हूँ। अपनी खराब सेहत के बावजूद भी अदीब भाई इतना वो ले रहे हैं कि हम लोग इनको मना करते हैं कि अदीब भाई थोड़ा सा, मगर अदीब भाई हम लोगों की बात को भी नहीं मानते। ये वाल्मीकि साहब बैठे हैं तो अक्सर उनसे कहते हैं अदीब भाई थोड़ा, लेकिन अदीब भाई कहते हैं कि भाई करना है। अदीब भाई इसमें जेपीसी के जो मेंबर्स हैं, और मैं समझता हूँ इकबाल अंसारी साहब तशरीफ रखते हैं, उनकी भी राय कि जेपीसी के जो मेंबर्स हैं, कमेटी के मेंबर पार्लियामेंट के, उनको कहना पड़ेगा कि वो उसमें लिख करके दे बाकायदा कि हम टोटली इसको रिजेक्ट करते हैं। और जब बिल बन जाएगा, पास हो जाएगा, अगर जबरदस्ती करते हैं जो करेंगे, समझा आपने, ऐसा मुझे एहसास है, तो फिर हमको सड़कों पर आकर के उसके लिए एहतजाज करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।